गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टार्च से एथिल अल्कोहल अर्थात एथेनॉल का निर्माण बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार होता है, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्च युक्त अनाजों से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसमें आलू, चावल, जौ व मक्का आदि पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। यानी आलू, चावल, जौ, मक्का आदि स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्नलिखित पदों में किया जाता है। तो कौन कौन से स्टेप इसमें यूज होते हैं, क्या क्या करना होता है। सबसे पहला पद है इसमें, सबसे पहला स्टेप है मैश बनाना। मैश बनाना। अब स्टूडेंट्स, मैश किस तरह से बनाते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप में गर्म करते हैं, जिससे आलू की कोशिका भित्तियां नष्ट हो जाती हैं और एक पेस्ट जैसा पदार्थ बन जाता है, जिसे मैश कहते हैं। तो बात समझ में आई। आलू को छोटे छोटे टुकड़े काटकर 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप में गर्म करते हैं, जिससे उसकी कोशिका भित्तियां नष्ट हो जाती हैं और एक पेस्ट जैसा पदार्थ बन जाता है। तो इसे इस प्रकार मैश बन जाता है। मैश बन जाने के बाद दूसरा स्टेप है माल्ट बनाना। माल्ट बनाना, माल्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, माल्ट क्या है। जौ को जल में भिगोकर अंकुरित होने के लिए 15 से 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंकुरित जौ को माल्ट कहते हैं। माल्ट में डायस्टेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है। अब माल्ट को पीसकर उसका जल में निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात माल्ट को पीसकर जल में घोल देते हैं, फिर उसे छान लेते हैं, तो जो माल्ट का अंश है वो जल में चला जाता है। इस प्रकार माल्ट प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप है जल अपघटन। जल अपघटन। तो स्टूडेंट्स पहले मैश बनाते हैं, फिर माल्ट बनाते हैं और माल्ट का जल में निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, फिर मैश में माल्ट को मिला देते हैं। मैश में माल्ट को मिला करके 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। क्या बताया? मैश में माल्ट को मिलाकर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे माल्ट में उपस्थित डायस्टेस एंजाइम स्टार्च को माल्टोस शर्करा में अपघटित कर देता है। स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 का होल ऑफ N ले लीजिए और इसके दो मॉलिक्यूल NH2O के साथ अभिकृत होते हैं, अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर डायस्टेस एंजाइम भाग लेता है, डायस्टेस एंजाइम, और ये बनाता है माल्टोस शर्करा, यानी C12H22O11 तो ये ना अणु बनाता है, ये माल्टोस शर्करा बनती है यहाँ पर। ये इसका जल अपघटन होता है और इसमें 50 से 60 का टेम्परेचर भी रहता है। इस प्रकार तीसरा स्टेप इसका जल अपघटन हो जाता है। तो जब ये हमें माल्टोस प्राप्त होता है, माल्टोस का विलयन बनता है, तो अब अगला स्टेप होता है एल्कोहली किण्वन। एल्कोहली किण्वन। देखिए, जल अपघटन से हमें माल्टोस का तनु विलयन प्राप्त होता है। तो माल्टोस के तनु विलयन को किण्वन टैंकों में लेकर, माल्टोस के तनु विलयन को किण्वन टैंकों में लेकर उसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला देते हैं और फिर उसे 2 से 3 दिनों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देते हैं।
तो जो उसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट में माल्टेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो माल्टोस शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। बात समझ में आई? जब 2 से 3 दिनों के लिए रख देते हैं तन विलयन को, माल्टोस के तन विलयन को, और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो जो ईस्ट में माल्टेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है वो माल्टोस शर्करा को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में। और जो दूसरा एंजाइम उसमें जाइमेज उपस्थित होता है, जाइमेज ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए जरा, इसकी रिएक्शन देख लीजिए। यानी C12H22O11 ये एक बार फिर से जल से अभिक्रिया करता है और यहां माल्टेस एंजाइम, माल्टेज एंजाइम इसको चेंज करता है C6H12O6, इसके जोड़ बनाता है, ये ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर ग्लूकोज के अणु बन जाते हैं। और ये जो ग्लूकोज बनता है इसको जाइमेज एंजाइम यानी C6H12O6 को जाइमेज एंजाइम एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, C2H5OH और +2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आती है और एथिल अल्कोहल का 10%, 6 से 10% विलयन प्राप्त होता है, 6 से 10% विलयन प्राप्त होता है, जिसे हम वास या वोर्ट भी कहते हैं, वास या वोर्ट कहते हैं। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये एल्कोहलिक किण्वन इस तरह से करते हैं। अब जब एल्कोहलिक किण्वन होता है तो हमें एथिल अल्कोहल का तन विलयन प्राप्त होता है, जिसमें एथिल अल्कोहल 6 से 10% होता है, शेष जल व अन्य अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। इसको वास या वोर्ट कहते हैं। इसका आसवन करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है आसवन। तो आसवन की क्रिया ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तो वहां पर भी अल्कोहलिक किण्वन होता है, जिसमें एथिल अल्कोहल का 6 से 10% विलयन प्राप्त होता है, फिर उसका आसवन करते हैं। तो इसका ये वास या वोर्ट का आसवन एक विशेष बनावट के स्टील काफे में करते हैं, एक विशेष बनावट के स्टील काफे में करते हैं, जिसमें एक जैसी बनावट के 2 प्रभाजक स्तंभ होते हैं, जिसमें एक जैसी बनावट के 2 प्रभाजक स्तंभ होते हैं, जिसमें एक जैसी बनावट के 2 प्रभाजक स्तंभ होते हैं। एक को विश्लेषक कहते हैं, कल विश्लेषक, और दूसरे प्रभाजक स्तंभ को परिशोधक कहते हैं। ये विश्लेषक है, ये परिशोधक है, परिशोधक। विश्लेषक में दोनों एक जैसी बनावट के होते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन के होते हैं, इस तरह से। यहां पर इसमें से सर्पिलाकार पाइप के द्वारा
कल के चित्र में आपने देखा था, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी चित्र बनता है। यहाँ वास या वोट को ऊपर से गिराते हैं, ये। हाँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा एक बार कि वास या वोट का आसवन एक विशेष बनावट के स्टील काफे में करते हैं, जिसमें एक जैसी बनावट के दो प्रभाजक स्तंभ होते हैं। एक को विश्लेषक और दूसरे को परिशोधक कहते हैं। विश्लेषक में वास या वोट को यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से वास या वोट को भेजते हैं, जो कि ये इस सर्पिलाकार पाइप से होते हुए यहाँ से ऊपर से गिरता है। ये वास गिरता है, ये गर्म होता है और इस तरफ से नीचे से भाप प्रवाहित कर देते हैं, यहाँ से भाप प्रवाहित करते हैं। कल के वीडियो में मैंने इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट भी कर दिया था। तो वास या वोट नीचे को आ रहा होता है और ये भाप ऊपर को जा रही होती। भाप वास या वोट से एथिल अल्कोहल को वाष्पित करके अपने साथ ले जाती है और ये इसके बाद ये इस पाइप द्वारा परिशोधक में नीचे से प्रवेश करती है और ये सर्पिलाकार पाइप में जो वास आ रहा होता है, तो जो भाप होती है, भाप से ऊष्मा प्राप्त कर लेता है वास, जो इस सर्पिलाकार पाइप में आता है। वास गर्म हो जाता है और भाप ठंडी होकर के द्रव में बदल जाती है, जो कि यहाँ पर एकत्र हो जाती है। और एथिल अल्कोहल की वाष्प द्रवित नहीं होती, जो इस पाइप से, इसके ऊपरी भाग से, परिशोधक के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा निकल करके संघनित्र में पहुंचता है और संघनित्र में पहुंच करके द्रवित हो जाता है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल यहाँ पर प्राप्त होता है C2H5OH और ये लगभग 90% एथिल अल्कोहल होता है। तो इस प्रकार से इसका आसवन करते हैं। इस बात को मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद जब यहाँ से ये 90% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है तो इसका हम परिशोधन भी करते हैं। तो अगला स्टेप होता है परिशोधन। तो परिशोधन आसवन क्रिया से प्राप्त एथिल अल्कोहल का परिशोधन प्रभाजक स्तंभ में करते हैं और जिससे प्रभाजक स्तंभ में प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं, जिससे 93 से 95% एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसे परिशोधित स्प्रिट भी कहते हैं। परिशोधित स्प्रिट भी कहते हैं, स्प्रिट। तो ये था आज के वीडियो में। और यहाँ पर कोई डाउट है, कहीं कोई चीज़ कम समझ में आई है तो स्टूडेंट्स बताइएगा और इसको फिलहाल नोट करिए।